कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस? एक बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका क्या डिफरेंस है? इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? इट हैज अ स्पेसिफिक आर्टिकल रिलेटेड टू इट, यस और नो? टू गिव यू एन एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल कौन सा है इसका? 324, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना। लेकिन देयर आर अदर बॉडीज आल्सो जिनका मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. दीज बॉडीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडीज, यस और नो? कोई एग्जांपल बताएगा स्टैट्यूटरी बॉडी का? नीति आयोग. नीति आयोग. नीति आयोग एक्चुअली में वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है. अगर हम अच्छा एग्जांपल दे तो एनएचआरसी, यस और नो? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. ये क्या है? दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूट वर्ड का जब भी मेंशन हो, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ लॉ व्हिच इज गिविंग इट द पावर. एक लॉ है जो इनको क्या दे रहा है? पावर दे रहा है. लेकिन जैसे ही दिस बॉडी is mentioned in the constitution, it gets a place in the constitution, it becomes what? Constitutional body. क्या बन जाता है ये? Constitutional body. ठीक है? तो constitutional bodies को और non constitutional bodies को करने के लिए ना, always make a table. Table हमेशा help करता है. It will help you compare. It will help you compare the bodies. तो table बनाओ. उस टेबल में मेक दिस रो, मेक दिस रो. रो में पहले लिखोगे नेम ऑफ द बॉडी, फिर लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट. अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही है सर, इसको हटा दो. नेम के बाद लिखो आर्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, पार्ट कौन सा होगा, ठीक है ना? पार्ट कौन सा होगा. देन कॉम्पोजिशन लिखो, व्हाट इज इट्स कॉम्पोजिशन, कितने मेंबर हैं, हाउ मेनी मेंबर्ड बॉडी इट इज, कॉम्पोजिशन लिखो. देन लिखो हु अपॉइंट्स, कौन अपॉइंट करता है. देन लिखो सैलरी, बिना सैलरी के कैसे काम करेंगे, सैलरी, अलाउंस एंड टर्म्स ऑफ सर्विस. देन लिखो टर्म, देन लिखो रिमूवल, टर्म रिमूवल. देन लिखो इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, इंडिपेंडेंस. एंड देन फाइनली क्वालिफिकेशंस, एंड अगर स्पेस बचा हो तो पावर्स. इतने चीज अगर आप हर एक बॉडी के बारे में जान जाओ, दैट मीन्स आपका चैप्टर खत्म है. ठीक है, आपका चैप्टर खत्म. ओके, अब एक एक करके हम इन सब में फिलअप करना शुरू करते हैं. कॉलम्स बना दो ऐसे. ओके, फर्स्ट जो हम लोग इसमें ऐड करेंगे दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कौन सा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आई डोंट, इसके बारे में तो सब जानते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं. अभी होने वाला है असम में इलेक्शंस. इसको सपोर्ट कर रहे हो सर? पॉलिटिकल क्वेश्चन मत पूछा करो क्लास में. आर्टिकल 324, बहुत बढ़िया. कॉम्पोजिशन क्या होगा, पार्ट कौन सा है? पार्ट 15, पार्ट 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324. देन कॉम्पोजिशन में देयर आर CEC, दैट इज योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में
इट इज मेंशन ओनली CEC, ठीक है, लेकिन इट इज एक्चुअली व्हाट, अ 3 मेंबर्ड बॉडी, CEC प्लस 2 ECs, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर्स। और ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स एंड CEC कौन अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट्स? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बढ़िया। देन सैलरी अलाउंसेस जो है, इट इज सिमिलर, सैलरीज एंड अलाउंसेस आर सिमिलर टू, इट इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। CEC का जो सैलरी है वो क्या है? इट इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। एंड इलेक्शन कमिश्नर्स का जो है, इलेक्शन कमिश्नर्स की जो सैलरी है, इट इज सेम एज दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी है वही सैलरी CEC का भी है, वही सैलरी EC का भी है, तो सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं। ऑल थ्री गेट्स द व्हाट? सेम सैलरी, अंडरस्टूड? इट इज सेम एज व्हाट? द सुप्रीम कोर्ट जज। टर्म की अगर मैं बात करूं, द टर्म इज टिल द टाइम दे रीच एन एज ऑफ 65 years और 6 years। मैक्सिमम कितना है? 6 years। फॉर एग्जाम्पल, इफ द CEC इज 62 years old, तो ये मैक्सिमम कितना देर तक काम कर सकते हैं? फॉर 3 years, till 65। फॉर एग्जाम्पल, इफ द CEC इज 59 years old, then मैक्सिमम में कितने टाइम तक काम कर सकते हैं? 65 तक काम कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। और लिखा हुआ है, इनमें से जो भी जल्दी होगा वो माना जाएगा। क्लियर है? 65 और 6 years। रिमूवल कैसे होता है बताओ? हाउ डू यू रिमूव अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? कैसे रिमूव करोगे? इट इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे निकालते पता है? इट इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर, इतनी आसानी से यू कैन नॉट डिसमिस एनी सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है? इट रिक्वायर्स डिबेट, it requires numbers in both the houses, लोकसभा as well as राज्यसभा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट जज निकलता है। तो ये stringent provisions दिए गए, लेकिन this is only for whom? This is only for the CEC। लेकिन EC को कैसे निकालोगे? EC को निकालने के लिए रिकमेंडेशन कौन देगा? CEC देगा। If the CEC finds that the ECs are not working properly, they can recommend to the government कि ECs को निकालो। Understood? लेकिन CEC को निकालना बहुत मुश्किल है। CEC को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? The procedure they have to follow is same as Supreme Court judge removal। ठीक है? Alright। इसके बाद देखो, इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, तो इंडिपेंडेंस में यहां पे इशू है, यहां पे इशू ये है दैट द टर्म इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मोरओवर द सैलरी जो CEC या EC को मिलता है, द सैलरी और CEC इज नॉट चार्ज्ड, इट इज नॉट चार्ज्ड ऑन CFI। CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो इंडिया का पूरा मेन खजाना है, उसको बोलते हैं क्या? CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड इफ द सैलरी इज नॉट चार्ज्ड ऑन CFI, इसका मतलब ये होता है कि जब भी सैलरी के लिए if the parliamentarians are discussing anything, then they can change the salary structure and they can vote on the salary structure of the CEC। तो एक तरह से क्या हुआ? सैलरी जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है? The parliament is deciding। Understood? The parliament is deciding and they can change the salary। So this is a negative point। CEC की जब भी बात आती है ना, जब भी आप उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखते हो, तो कॉन्स में हम ये वाला पॉइंट लिखते हैं that the salary is not charged on the CFI। Understood? The salary is not charged on the CFI। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा? इंडिपेंडेंस विल बी हैम्पर्ड। वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, उसको धमकी दी जाएगी कि अगर काम नहीं करोगे तो
सैलरी हम चेंज कर देंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, सीईसी का जो सैलरी इट इज नॉट चार्ज्ड ऑन दी सीएफआई। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्वालिफिकेशंस, मजे की बात ये है, डिस्पाइट बीइंग सच अ इंपॉर्टेंट ऑफिस, द क्वालिफिकेशंस आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वालिफिकेशंस नहीं दिए गए कि व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, ठीक है, इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ओके, अगर मैं पावर्स की बात करूं, बहुत सारे पावर्स होते हैं ईसी के पास। नेम्स हम वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 पावर्स। पहला हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। पहले कौन से पावर्स हो जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जिसमें बेसिकली प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स होता है ना। कभी वोट देने गए हो तो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ना, एक लिस्ट होती है जिसमें नाम होता है आपका, ऐसा ना, इलेक्टोरल रोल्स हो गया। देन और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं इनके, लाइक सिलेक्टिंग, नोटिफाइंग द इलेक्शन डेट्स। इलेक्शन डेट्स क्या है, ठीक है, शेड्यूल क्या है। देन उसके अलावा टेरिटोरियल एरिया कितना होगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का। फॉर एग्जांपल कामरूप मेट्रोपॉलिटन, ये कामरूप मेट्रोपॉलिटन की बाउंड्री क्या होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। क्लियर है? टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऑलराइट, और भी है बहुत सारे, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस। एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद और क्या पावर्स होते हैं? दे हैव एडवाइजरी पावर्स। कौन से पावर्स होते हैं? एडवाइजरी पावर्स। किसको एडवाइज करते हैं लोग? दे एडवाइज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। दे एडवाइज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑन डिसक्वालिफिकेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। किसके ऊपर? ऑन डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन और अ स्टेट लेजिस्लेचर। ऑन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन और अ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है? ऑलराइट। मोरओवर, they also advise the president whether election should be held or not, कि इलेक्शन कंडीशन सही है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? किसकी एडवाइस कौन देगा? इलेक्शन कमीशन देगा टू दी प्रेसिडेंट। ऑलराइट, एंड लास्टली वी हैव क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, यू विल फाइंड दिस टर्म क्वाइट कॉमनली इन पॉलिटी। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है नीदर कंप्लीटली जुडिशियल नॉर कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव, बीच वाला पार्ट क्वासी जुडिशियल। थोड़े बहुत फंक्शंस होंगे जुडिशियल वाले, जैसे कि दे कैन एक्ट एज अ कोर्ट। दे कैन एक्ट एज अ कोर्ट कब? ऑन फॉर डिस्प्यूट्स ऑन रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। समझ में आ रहा है? फॉर रिकॉग्निशन ग्रांटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल अलॉटमेंट। सिंबल अलॉटमेंट, कि सिंबल क्या होगा, अंडरस्टूड? एंड सिंबल अलॉटमेंट, जैसे ममता दीदी और अमित शाह दे स्टार्ट फाइटिंग, ठीक है, ममता दीदी बोलती है नहीं मुझे चाहिए कमल, अमित शाह बोलता नहीं मुझे चाहिए कमल, तो क्या होगा? इसका डिसीजन कौन करेगा? इसका डिसीजन करेगा ईसीआई, कि किसको ये सिंबल मिलना चाहिए, किसने सबसे पहले ये सिंबल के लिए अप्लाई किया। अंडरस्टूड? ऑलराइट, पहले मैंने क्या बोला? इट एक्ट्स एज अ कोर्ट फॉर डिस्प्यूट्स ऑन रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल अलॉटमेंट। ओके, एंड देन इट कैन कैंसल द पोल्स। ये क्या कर सकता है? द ईसीआई कैन कैंसल द पोल्स। इट कैन कैंसल द पोल्स इन केस ऑफ रिगिंग, in case of rigging, comma, booth capturing, comma, violence। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग आजकल ये कम होता है बिकॉज ईवीएम मशीन्स आ गई हैं, लेकिन पहले के जमाने में जब लालू यादव के यहाँ थे राज था, तो ऐसे बूथ कैप्चर हो जाते थे। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस लेकिन आज भी होता है। तो जहां पे भी वायलेंस बहुत ज्यादा हो एंड उसके वजह से अगर वोटिंग नहीं हो पाई हो, देन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का पोल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
अंडरस्टूड? तो these are certain powers जो ECI के पास होते हैं. We can divide it into administrative, advisory and quasi judicial. मैंने इसको इतना elaborately क्यों बताया? Because these are the questions जो आपको मेंस में भी लिखना पड़ेगा. And आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा. You will have to divide the powers in these three heads so that आपके आंसर में स्ट्रक्चर मिले. अंडरस्टूड? ये ध्यान रखना. जब आप मेंस में भी लिखोगे तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा इन these separate headings and so that you can generate more points and your answer is more structured. Clear है? तो इसीलिए जब प्री की भी तैयारी कर रहे हो, जब पढ़ रहे हो, always keep in mind कि it is not the only time you will be reading this subject. You have to use it in your mains as well. तो कोशिश करना कि अगर आप पढ़ रहे हो, नो डाउट मैंने फैक्ट से लिखे हैं, लेकिन कहीं पे अगर मुझे इलैबोरेट करने की जरूरत है तो मैं इलैबोरेट भी कर रहा हूँ. ठीक है? इसका थोड़ा सा ध्यान रखना. आई होप ये क्लियर है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ECI का चैप्टर खत्म. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज ऑन UPSC, जिसका एग्जामिनेशन हम सब दे रहे हैं. UPSC बोलो भाई, आर्टिकल्स UPSC के बता दो यार. इतना तो इसके एग्जाम्स दे रहे हो, इसके भी आर्टिकल नहीं पता रहेगा तो क्या ही करोगे. बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या है? नहीं याद है? 315 to 323. 315 से लेके 323. These are the articles for UPSC. याद रहेगा, भूलना मत इसको. तो 315 से 323. ओके, पार्ट बता दो कौन सा है? 14. पार्ट 14. नेक्स्ट, मेंबर्स कितने हैं यूपीएससी में? देयर इज अ चेयरमैन एंड along with the chairman कितने members हैं? These other members are fixed by the president. कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट फिक्स करता है. ठीक है. चेयरमैन के बाद कितने मेंबर्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. यूजुअली 9 से 11 मेंबर्स होते हैं कंपोजिशन में. देन कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन को? कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. नेक्स्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस कैसे मिलते हैं इसको? ये भी कौन डिसाइड करेगा? द प्रेसिडेंट डिसाइड्स. कौन डिसाइड करता है? द प्रेसिडेंट डिसाइड्स. कितनी सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेगी. टर्म क्या होता है इन लोगों का? टर्म इज 65 और 6 years. 65 और 6 years. रिमूवल कैसे होगा इनका? बाय प्रेसिडेंट. कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा. लेकिन कौन से ग्राउंड्स पे? फॉर इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी मतलब कंगाल हो गया, सब कुछ बिक गया आपका. ठीक है, इंसॉल्वेंसी, या फिर आपने किसी का पैसा खा लिया, इंसॉल्वेंट हो गए. इंसॉल्वेंसी. नेक्स्ट, पेड एम्प्लॉयमेंट. भूल के भी मत कर लेना भाई. पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस ड्यूटीज. आउटसाइड द ऑफिस ड्यूटीज. ऐसा मन करेगा कि यार इस सैलरी में क्या ही होगा, थोड़ा ठेला लगा देता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसमें. तो पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस ड्यूटीज आर नॉट अलाउड एंड इट इज पनिशेबल. निकाला जा सकता है आपको, तो ध्यान रखना. थर्ड, अनफिट टू कंटिन्यू. अनफिट टू कंटिन्यू ड्यू टू इनफर्मिटी ऑफ माइंड. दिमाग खराब हो गया. इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी. बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है. ठीक है. एंड ऑल्सो मिसबिहेवियर. बट मिसबिहेवियर वाले पार्ट में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी जरूरी है. समझ में आया? बट ऑल्सो मिसबिहेवियर में किसकी इंक्वायरी जरूरी है?
इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होगा। क्लियर है? तो दीज आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड। क्लियर है? ये ध्यान रखना, दीज टर्म्स पेड एम्प्लॉयमेंट, insolvency, unfit to continue because of infirmity of mind and body and misbehavior, these terms will be repeating in the coming constitutional bodies. तो be very careful, इसको अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है ये वाला चीज सबको? ये चीज रिपीट हो गया आगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब इंडिपेंडेंस के लिए क्या होता है? इनके लिए मस्त ये है कि इनकी जो सैलरी होती है, देयर व्हाट इज चार्ज्ड ऑन दी सीएफआई। मतलब द पार्लियामेंटेरियंस कैन नॉट वोट कि सैलरी देनी है नहीं देनी है। क्लियर है? इट इज चार्ज्ड, इट इज चार्ज्ड ऑन सीएफआई। एंड चेयरमैन को, ओनली द चेयरमैन, ना ध्यान रखना, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी को नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट है, नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट। क्यों ऐसा दिया? अगर फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो कुछ ना कुछ वो फेवर दे सकते हैं, राइट, टू द पर्सन जो उनको एम्प्लॉयमेंट दे। तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट, बट द मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड, ध्यान रखना इसका, बट द मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन of UPSC as well as SPSC, State Public Service Commission. But the members can be appointed as chairman of UPSC as well as SPSC, State, Assam State Public Service Commission. एग्जाम ले लो यार, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो इट इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड, ध्यान रखना, यूपीएससी के लिए भी देयर आर नो क्वालिफिकेशंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट प्रोवाइडेड। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनके। फर्स्टली टू कंडक्ट एग्जाम्स, पहला फंक्शन क्या होता है इनका? टू कंडक्ट एग्जाम्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, central services as well as public services of centrally administered territories, public services of centrally administered territories, जैसे कि UTs होते हैं ना अपने, यूनियन टेरिटरीज, उनके जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं हम अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी अपॉइंट करते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखना, इट हेल्प्स द स्टेट्स, इट हेल्प्स द स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट। It helps the states in framing and operating schemes of joint recruitment. Clear है? For services. On the request, next point लिखो, on the request of the governor, and with permission from the president, serving few or all needs of a state. Serving few or all needs of a state. For example, if a state cannot conduct a examination and बोल दे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? गवर्नर कैन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट कि प्लीज यूपीएससी को बोलिए कि हमारे लिए एग्जाम्स कंडक्ट करें, ठीक है, एंड देन यूपीएससी विल कम इन एंड fill in the blanks. Clear है? Alright. यहाँ तक clear है तो? ठीक है. Next लिखो. It can also be consulted. इसको आप consult कर सकते हो in the methods of recruitment. It can also be consulted in the methods of recruitment
methods of recruitment. Okay, to civil services and post. Then it also talks about the suitability of candidates for transfers and promotions. Suitability of candidates for transfers and promotions. ठीक है? And lastly, disciplinary matters. If you are in the services और आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए disciplinary action जरूरी है, then the UPSC will step in. Clear है? और भी हैं, but these are the major ones. कितना लिख लोगे एग्जाम में? लिख पाओगे? मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना एग्जाम में लिख पाओ. जबरदस्ती पढ़ के कोई फायदा नहीं. यहाँ तक क्लियर है?